तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, जो हमारे डे टू डे की लाइफ में जिससे इम्पैक्ट डलता है, उस अफेयर्स उसके मुद्दे के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, ईजी लैंग्वेज में, एकदम ईजी लैंग्वेज में, जो आम आदमी भी आराम से जिसको समझ सके। तो दोस्तों, ऐसी जो आज हम बात करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बेसिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। आप सब लोग जानते होंगे कि देश में फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बहुत आवश्यकता है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा, जहाँ पर सरकारी बैंक नहीं है, बड़े नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने को देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत योगदान है। लेकिन इनके बीच में कई समस्याएं हैं। आप लोगों ने अगर देखा हो तो कई सारे है ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बंद होते जा रहे हैं। इनमें सबसे फेमस कौन सा था बताओ? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक। और इसके अलावा और भी कई सारे सरकारी बैंक डे बाय डे बंद होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, ये आरबीआई ने, अभी कल परसों की न्यूज़ थी, आरबीआई ने इनके सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं। 4 कदम के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हमने 4 ऐसे स्टेप्स ली गई है जिससे क्या वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मजबूत होंगे और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो हम बेसिकली ये जो 4 स्टेप गवर्नमेंट ने या आरबीआई कहूँ मैं, इन्होंने लिए, उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों हमारे मुद्दे पर। आप न्यूज़ देख सकते हैं, आरबीआई नोटिफाइज 4 की मेजर्स टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए 4 की मेजर लिए गए हैं। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बेसिकली आरबीआई का आप सबको पता है, बैंकों का रेगुलेटर तो है ही सही ना, तो ये मेजर आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। और एक मेजर तो आप सबको पता ही होगा, एक नया मिनिस्ट्री बनाई है भारत सरकार ने, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, सहकारिता मंत्रालय बनाया ना मोदी 2.0 में। ये मोदी जी की दूसरी बार गवर्नमेंट बनी, तो उसमें ये नया मंत्रालय बनाया गया था, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, जिसके हेड कौन है? अमित शाह हैं। अमित शाह के पास ही है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। तो ये 4 न्यू कदम आपने उठाए थे, उसमें से हम देखेंगे पहला तो ओपनिंग न्यू ब्रांचेज। देखो क्या होता था, अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है वो ब्रांचेज खोलते हैं। तो आप सबको पता है हर बैंक अपने ब्रांचेज खोलता है, जहाँ पर ब्रांच दी है वहाँ पर खोलने करता है। तो जो ओल्ड रूल था ना, ओल्ड रूल था कि जब भी कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगा, न्यू ब्रांच खोलेगा, तो वो आरबीआई की परमिशन चाहिए। मतलब आरबीआई की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं ये जैसे ये कोई तहसील है चाकसू, यहाँ पे हम ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो फिर आरबीआई के पास फाइल जाएगी और आरबीआई जब अनुमति देगा तभी ही जाके वहाँ पे ब्रांच खोला जा सकता है। लेकिन ऐसा कैसा नहीं चलेगा दोस्तों, हर चीज़ में आरबीआई से पूछना, परमिशन लेना बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेंथी प्रोसेस होती है। तो अब आरबीआई ने इसमें डील दे दी कि आप क्या करो, जो आपके पिछले साल, सपोज करो जैसे 2022 में किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 200 बैंक ब्रांचेज थी, ठीक है, तो पिछले साल जितनी ब्रांचेज थी उसका अधिकतम 10% या इसको अधिकतम 5 तक, मैक्सिमम 5 तक ये ब्रांचेज आप बिना आरबीआई की परमिशन के खोल सकते हो। तो एक काफ़ी ज़्यादा इनको ऑटोनॉमी दी गई, काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई कि आप भाई 10%, अधिकतम कितना, 5 ब्रांच तक बिना आरबीआई की परमिशन के आप ब्रांच खोल सकते हो। इसका आरबीआई की पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यही था। और सिस्टम क्या था, कोई भी न्यू ब्रांच खोलोगे तो उससे पहले आरबीआई खोलने से पूर्व आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अब ये सिस्टम बदल दिया। कब, कितने तक, ये नहीं फिर 100 ब्रांच खोल दी, केवल जो पुरानी पिछले साल जो ब्रांच थी उसका 10%, और वो भी कितना, अधिकतम लिमिट बांध दी 5 तक। केवल एक साल में अधिकतम 5 ब्रांचेज आप बिना आरबीआई की परमिशन के खोल सकते हो। कहाँ पर? विद इन देयर अप्रूव्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो उनका अप्रूव्ड एरिया होता है उसमें ये काम कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम है कि 1 टाइम सेटलमेंट अलाउड किया। 1 टाइम सेटलमेंट, ये क्या कंसेप्ट है? ये अब तक दोस्तों शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, इनको परमिशन थी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को परमिशन नहीं थी 1 टाइम सेटलमेंट की। लेकिन अब आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी 1 टाइम सेटलमेंट की परमिशन दी है। तो ये इसका क्या मतलब होता है? देखो ये बैंक है, मैंने बैंक के बारे में कई बार बताया, बैंक के दो ही काम होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। लेकिन आप लोग जानते हो ये लोन क्या होता है? बैंक के लिए एसेट होता है, ये तो मैंने बता रखा है। और जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है? लायबिलिटी होता है। भाई लोन को क्या, एसेट का मतलब जिस संपत्ति का मालिक है, तो जो बैंक लोन दे रहा है तो मालिक कौन हुआ? उसका पैसे का मालिक बैंक है, तो इसलिए बैंक के लिए क्या, एसेट है। लेकिन इनमें से क्या होता है आप जानते हो, ये लोन लेते टाइम कुछ लोग तो बड़े बनते हैं, बाद में पैसे खा जाते हैं या नहीं चुकाते, पे नहीं करते, वहाँ पर रिपेमेंट नहीं करते ना, ऐसे कई लोग होते हैं। तो जो पैसे डूब जाते हैं बैंक के या नहीं चुकाते उसको कहते हैं एनपीए।
ठीक है, एनपी कहते हैं। तो अब ये एनपी को निपटारा कैसे किया जाए, तो इसके लिए कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक तरीका ये गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, भाई ठीक है, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अभी मुझे याद है ट्रैक्टर लोन के लिए किया था, इसका मान लो समझ लो ट्रैक्टर लोन था, टोटल 6,000 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर लोन था, समझ करो। एक किसान के पास लगभग किसी के पास 5 लाख का लोन था। तो ये क्या करते हैं, स्कीम लेके आते हैं बेसिकली ओटीएस करके, वन टाइम सेटलमेंट, कि आप एक बार पैसा दे दो, 5 लाख लोन है कोई बात नहीं, तुम तो 2 लाख रुपए चुकाना कर दो और बाकी मामला समाप्त हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है वन टाइम सेटलमेंट का। वन टाइम सेटलमेंट के तहत गवर्नमेंट क्या करता है, जो एनपीए जिसका वो रखा है खातेदार का, अकाउंट होल्डर का, उसको एक वन टाइम ऑफर करते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास 100 रुपये का लोन है, आप कोई बात नहीं चुका पाए तो 50% कर दो, 60% कर दो, एक बार में कर दो, बस किस्ता विस्ता नहीं, ईएमआई नहीं, एक बार में 100 रुपये लोन है तो आप 60 रुपये लोन लेके आप इसको बरी कर दो। ऐसे बीच बीच में ये वन टाइम सेटलमेंट आती है, स्पेशली ये फार्मर या एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा आती है, ट्रैक्टर लोन के संबंध में इनमें। तो ये जो वन टाइम सेटलमेंट था, अब तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अलाउड नहीं था, ये नहीं कर सकते थे, तो इससे इनका पैसा क्या हुआ, डूबा रहता था। अब इस वन टाइम सेटलमेंट से होता क्या है, सपोज को 6,000 करोड़ रुपए अटके थे, उसका कुछ नहीं होता, अटके पड़े रहते। तो अब सपोज करो अगर 3,000 करोड़ भी वापस आ गए तो बाकी तो फ्री हुआ ना पैसा, 3,000 करोड़ रुपए तो उससे अलग अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आरबीआई ने कहा कि भाई ठीक है, आपको भी क्या होगा, वन टाइम सेटलमेंट की हम परमिशन दे रहे हैं। आरबीआई अलाउस यूसीबीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू ऑफर ओटीएस ऑन पार विद कमर्शियल बैंक। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इनकी तर्ज पर इनको भी क्या दे रहे हैं, परमिशन दे दिया कि आप वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम कर सकते हो। एक ये मैंने लेटेस्ट में ये बनाया था पीएसएल टारगेट का, जो टारगेट लिमिट बढ़ा दी। तो एक मिनट इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक कंसेप्ट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एक तो इसके नाम से समझ नहीं करो, लैंडिंग तो कर रहे हैं किसको, प्रायोरिटी सेक्टर को, ऐसा क्षेत्र जिसको गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी है, ऐसे सेक्टर को लैंडिंग करनी है। तो एक मिनट के लिए देख लेते हैं। देखो बैंक क्या होता है, ये डिपॉजिट आया बैंक के पास, ठीक है, बदले में लोन देता है। अब मुझे बताओ, बैंक के पास गवर्नमेंट जॉब वाला जाएगा उसको लोन देना पसंद करेगा, कि गांव में गरीब किसान जा रहेगा उसको लोन देना पसंद करेगा, या बड़ा बिजनेसमैन अंबानी अडानी टाइप के लोन लोग जाएगा उनको लोन देना पसंद करेगा, या छोटा जो लघु उद्यमी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, कोई पापड़ की फैक्ट्री डालना चाह रहा है कोई, या फिर कोई हल्दी पीसने की फैक्ट्री डालना चाहता है, उसको लोन देगा। तो बैंक हमेशा क्या करता है, जो लार्ज बिजनेसमैन ऐसे लोगों को लोन देना पसंद करता है जिनके पास कुछ ना कुछ कोलेटर होता है गिरवी रखने के लिए। गरीब लोगों को, किसान को, छोटे किसान को, या ऐसे जो शिक्षा ऐसे क्षेत्र पे गवर्नमेंट ये बैंक लोन देना पसंद नहीं करता। तो अब इनको लोन कैसे दिलाएं, तो आरबीआई ने नियम बना दिया कि भाई आप जितना भी लोन दोगे उसका एक सेलेक्ट परसेंटेज क्या करना पड़ेगा, हम बताएंगे, ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना पड़ेगा। आरबीआई बताएगा कि भाई फार्मर को देना पड़ेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को देना पड़ेगा, स्टार्टअप को देना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को देना पड़ेगा। तो ऐसा जो आरबीआई सेक्टर बताएगा ना, उनको देना पड़ेगा इतना % लोन। सामान्यतः ये परसेंटेज 40% होता है, मतलब अगर बैंक 100 रुपये लोन दे रहे हैं तो 40 रुपये लोन ये जो आरबीआई बताता है प्रायोरिटी सेक्टर उनको देना पड़ेगा। जैसे छोटे किसान हो सकते हैं इसमें, ऐसे लोगों को देना पड़ेगा। तो अब तक ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या था, ये टारगेट था 40%, क्या था 40%। लेकिन बाद में आरबीआई ने कहा कि 40% तो कम है, उससे भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये तो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए काम करते हैं। तो कि 2020 में डिसीजन लिया कि आप इस 40% को बढ़ा के कितना करो, जो 31 मार्च 2024 इसको बढ़ा के 75% करो, और अगर नहीं करते तो फिर जानते पेनल्टी लगती है। तो कई सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने क्या कहा कि ये जो 2024 का टारगेट है वो बहुत शॉर्ट है, अभी इतना जल्दी हम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, आरबीआई ने कह दिया कोई बात नहीं, एंजॉय करो, अब इसको 2 साल बाद कर लेना है, 31 मार्च 2026 तक 2 साल का हमको और मोहलत दे देते हैं, आपको 2 ईयर एक्सटेंशन दे देते हैं, 2 साल और एंजॉय करो, 2 साल बाद प्राप्त कर लेना। तो अब जो ये पीएसएल टारगेट कब हासिल करना है, 31 मार्च 2026 को। देखो इसमें मैंने बताया इसको कितना करना है, 40 तो है ही सही, अभी 40 तो है ही सही, इसको बढ़ा के 75% करना है। तो ये कब तक करना था, 2024 तक करना था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2026 कर दिया, 31 मार्च 2026 तक, 2026 तक इसको करो। डेजिग्नेशन ऑफ नोडल ऑफिसर इन आरबीआई। देखो आरबीआई क्या होता है, सब बैंकों को कंट्रोल करता है, ये तो हम सबको पता है, करता, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो
आरआरबी हो चाहे और कोई भी हो। तो अब तक आरबीआई में क्या था, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग से कोई ऑफिसर नहीं था परमानेंट, कोई नोडल ऑफिसर टाइप नहीं था। तब आरबीआई ने कहा कि हम भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक परमानेंट ऑफिसर घोषित कर देंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। जिससे क्या होगा, जिससे ये आरबीआई और जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठेगा। अभी क्या होता है, कई बार दिक्कतें आती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनको कुछ समस्या है तो ये किससे कहे, क्योंकि आरबीआई में ऐसा कोई अधिकारी है नहीं ना डेजिग्नेट, तो इसलिए वो समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो अब आरबीआई ने कहा कि हम एक परमानेंट ऑफिसर बना देंगे जिसका काम क्या होगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बातें सुनना। तो यही हम देख सकते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ नोडल ऑफिसर इन आरबीआई। आरबीआई ने यूसीबी के मध्य क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़ावा देना। ये अभी तक कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो इसको ये बढ़ावा देगा, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंटमेंट करेंगे। इन आरबीआई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये तो चार तो आरबीआई ने बताया, एक और है जो पहले लिया था वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ने हालांकि चार में शामिल नहीं किया, लेकिन ये फिफ्थ मान लो आप इसको। गवर्नमेंट ने क्या किया था, बेसिकली गवर्नमेंट के, यहाँ मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ, आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अनाउंस किया था 2022 में। इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या हो ना दोस्तों, बैंक कई सारे होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, हो सकता है एक बैंक ऐसा हो जिसके पास 50 करोड़ डिपॉजिट हो, ठीक है। एक बैंक ऐसा होगा जिसके पास 500 करोड़ डिपॉजिट हो, 500 करोड़ लोगों ने जनता ने जमा कर रखे हैं। एक ऐसा होगा जिसके पास 1000 करोड़ हो सकता है। एक ऐसा भी बैंक होगा अर्बन कोऑपरेटिव जिसके पास 10,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो सकता है। तो कौन सा बैंक इंपॉर्टेंट है, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट है डी है। इसमें क्या बड़ी मात्रा में जनता के पैसे जमा है। तो आरबीआई ने यही कहा कि भाई ठीक है, हम क्या करेंगे, इनकी डिपॉजिट साइज के आधार पर इनको कैटेगरी करेंगे। डिपॉजिट जो साइज है, पैसा जो डिपॉजिट है, उसके आधार पर इनकी कैटेगरी बनाएंगे। क्या करेंगे, इनकी 4 कैटेगरी बना देंगे, 4 कैटेगरी बना देंगे। और कैटेगरी के आधार पर क्या करोगे, आपके ऊपर मापदंड लागू होंगे। आरबीआई कई सारे मापदंड फॉलो करने पड़ते हैं, बैंक को ये तो पता होगा इसे। तो जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उतना जनता का ज़्यादा इंटरेस्ट ही, उतना ज़्यादा उसको डूबने से बचाना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए क्या होगा, अलग से मापदंड बनेंगे, कड़क मापदंड होंगे, इनको कठोर सख्ती करनी पड़ेगी इनको आरबीआई को, ताकि ये बैंक डूबे नहीं। छोटा बैंक एक बार ठीक है, बैंक तो कोई भी नहीं डूबना चाहिए, लेकिन अगर 50 करोड़ रुपये डिपॉजिट वाला बैंक डूब जाता है या बंद हो जाता है तो एक अलग मसला है। लेकिन 10,000 करोड़ का किसी में डिपॉजिट दिया तो वो पूरा इकोनॉमी को ले बैठेगा। इसलिए आरबीआई ने ये काम किया है। यहाँ पर जो 4 टियर है ना, ये 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया। स्केल बेस्ड क्या किया, इनका क्लासीफाई किया 4 में। जैसे टियर 1 में वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आए जिनका डिपॉजिट कितना है, 100 करोड़ तक डिपॉजिट है। टियर 2 में वो आए कि जो 100 से 1000 करोड़ तक जिनके पास डिपॉजिट है। टियर 3 में आए 1000 से लेकर 10,000 करोड़ तक का जिनके पास जमा है। और टियर 4 में कौन है, जिनके पास 10,000 करोड़ से भी अधिक जमा है। अब बताओ, तो इन्होंने फिर क्या किया, आरबीआई ने इनके लिए क्या किया, जो कई सारे होते हैं कैपिटल एडिकेशन रूल वगैरह पढ़े होंगे ना आपने, CAR वगैरह के नियम होते हैं, वो ऐसे ही कड़क रखे। 10,000 करोड़ ये बड़ा बैंक है तो बड़े बैंक पर ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो सेफ रख सके। तो इसको इनके आधार पर ही, इस साइज के आधार पर ही इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए अलग से रेगुलेशन बनाए गए हैं। समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।